अमित जी। शाह साहब ने कहा कि हम मार्च 2026 तक इसे खत्म कर देंगे। 2023 से अब तक के मैं आंकड़े देख रहा था, 450 के आसपास नक्सलवादी मारे भी गए हैं, हजारों ने सरेंडर भी किया है। लेकिन क्या वाकई नक्सलवाद खत्म हो जाएगा मार्च 2026 तक? इन्हीं सवालों का जवाब एक घटना जो कि मैंने ओपन सोर्सेज से ही पिकअप किया है, आपके दर्शकों के सामने मैं रखूंगा और वो खुद इस बात का निर्णय कर लें कि क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है या सिर्फ ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है। और अगर टैक्टिकल रिट्रीट है तो ये अपने आप को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। जब तक ये सरकार ये जो अर्बन नक्सल्स जो है उनसे स्ट्रेटेजिक रिट्रीट नहीं करवाती है, आई एम चूजिंग माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, जब स्ट्रेटेजिकली उसको जो देखिए ये उनका जो ये उनका पूरा जो सिस्टम जो है ना, वो द ब्रेन वो है अर्बन नक्सल्स, जो दिल्ली और कई जगहों से संचालित है, खास करके दिल्ली से, एकेडमिया से, आपको तो आप तो वाकिफ है, और आपके जुडिशरी से। ये मुख्यतः ये ये दो और मतलब ये दो एरेनाज हैं जहां से ये पूरे संचालित होते हैं। तो मैंने कहा कि ये देखिए, मैं जब ये नोबेल प्राइज की बात की और मरीना करीना की बात, मैंने कहा कि ये कौन लोग हैं, ये चावेज किस विचारधारा का था, ये इसका जो सक्सेसर है मौदू वो किस विचारधारा का है, ये सब उसी विचारधारा के लोग हैं। और ये नक्सल्स के लिए चावेज जो था, मौदू जो है, ये भगवान के समान है। देखिए इस दशहरे के जस्ट पहले रामचंद्र नामक एक व्यक्ति अबूजमठ फॉरेस्ट में मारा गया। दशहरा का समय, नाम भी देखिए रामचंद्र, ठीक है। और आपको तो मालूम है कि भगवान राम ने दंडकर्णिया रीजन में बहुत समय बिताया था, वहां बड़े खूंखार राक्षसों से उनका युद्ध हुआ था दंडकर्णिया रीजन में। और तभी थोड़ा सा मैं कभी कभी बड़ा मुझे हैरानी होती है कि ये हमारे सनातन में ये जो सेक्रेड ज्योग्राफी और ऑफ इंडिया है, ये कितना यूनिक है। उस समय भी बहुत डेंस फॉरेस्ट होते थे वहां पर, आज भी डेंस फॉरेस्ट। नाम देखिए रामचंद्र नाम है, ठीक है, दशहरे का समय। अब हो सकता है ये एक यूनिक कोइंसिडेंस हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो एक्चुअली नाम तो था रामचंद्र, रामचंद्र। लेकिन एक वाकई में वो एक नक्सली रावण था, और जो कि नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के अबूजमठ फॉरेस्ट में 22 सितंबर को मारा गया। अब जब वो मारा गया तो उसका बेटा राजा चंद्र, रामचंद्र का बेटा राजा चंद्र, उसने कहा कि मुझे सिस्टम पे और देश की व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है, और उसने न्यायालय से न्याय की गुहार मांगी। उसकी गुहार थी कि ये एनकाउंटर, उसके बाप का एनकाउंटर नहीं, वो मर्डर का शिकार हुआ। और उसने कहा कि उसको पोस्टमार्टम जो है रिपोर्ट वो अस्वीकार है। फिर हाई कोर्ट ने तो उसकी बात मानी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में आया, गुहार लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बॉडी का अभी अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, और दशहरे की छुट्टियों के बाद उसका पोस्टमार्टम जांच हो। अब आप समझिए कि आज वो व्यवस्था पर ये कर रहा है। ये जो राजा चंद्र का बाप जो रामचंद्र है, रामचंद्र, उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा उतारा होगा।
सही। और कहां पर उसका कहां पे फैसला सुनाया जाता था सर? जन अदालतों में। कंगारू अदालतें लगा जहां थे। कंगारू, जहां पर न कोई वकील, न दलील, न कोई अपील, पूरे पब्लिक व्यू में उनको या तो गोली से मार दिया जाता था और या उनका सर अलग कर दिया जाता था। अब पता नहीं कैसे उसको इस न्याय व्यवस्था पर अचानक इतना विश्वास जाग उठा। बट दिस इज टिपिकल ऑफ द लेफ्टिस्ट, कि जब वो मजबूरन वो दोनों ट्रैक पर चलते हैं। वो जन अदालत वाले भी ट्रैक पे चलते हैं और वो आपकी जो व्यवस्था है उस पर भी, वो उसमें भी उन्होंने पूरा इन्फिल्ट्रेट कर रखा है। अब ये जो था, ये रामचंद्र, इसका नाम था कथा रामचंद्र रेड्डी, ये सेंट्रल कमिटी का मेंबर था, जो कि माओवादियों का एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वो तय करता है कि जो ये जो दिशा जो होगी, ये द माओइस्ट वॉर अगेंस्ट इंडिया, उसका उसकी उसकी क्या दिशा होगी, वो वही तय करते हैं। और इस पूरे युद्ध का संचालन जो है वो सेंट्रल कमेटी ही करता है, जिसका कि ये मेंबर था। और आपको तो मालूम है, इसमें किसी संदेह की बात नहीं है कि माओवाद की बुनियाद है टेररिज्म। इस टेररिज्म वाली युद्ध पद्धति से न जाने कितने इनोसेंट्स, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल की जान गई। फिर भी सुप्रीम कोर्ट उस पर इतना मेहरबान क्यों सर? सही। उस पर इतना मेहरबान क्यों? इसके अलावा एक और सेंट्रल कमेटी का मेंबर इधर मारा गया, कदारी सत्यानारायण रेड्डी। ये दोनों, रामचंद्र और सत्यनारायण रेड्डी, इन दोनों ने मिलके 120 सिक्योरिटी फोर्स, ऐसे सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल की इन्होंने जान ली। इन पर सरकारों ने 3.6 करोड़ का इनाम रखा था। इसमें और भी लोग थे शामिल, जैसे रामचंद्र, इनका के ऊपर शायद 2 करोड़ था, और ये दूसरे पे 1.6 करोड़। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बासवराज, यानी कि केशव राव, वो भी मारा गया। अब ये सब जाएंगे वहां पे, वहीं वहीं पे मिलेंगे ऊपर में, जो जहां भी ऊपर में इनको जाना होता है, जिहादियों के पास ही जाएंगे ये जाके, क्योंकि जिहादिज्म बिल्कुल। और माओइज्म में को ये शायद उन्हीं के साथ जन्नत शेयर करेंगे ये जाके वहां। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इनके तरीके वही हैं। दोनों को खून से बहुत प्रेम है, दोनों को दहशतगर्दी से बहुत प्रेम है। तो एक जैसी सोच है, एक जैसी विचारधारा है, दोनों ही इनटॉलरेंट है, दोनों ही उसमें फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि माई वे और द हाईवे। तो अभी क्या कहता है ये, कि ये नहीं है मेरे पिता को मेरे पिता को बहुत छल से मारा गया, ये राजा चंद्र कह रहे हैं। कहते हैं कि उनकी लाश पे दाढ़ी उगी हुई थी, और माओवादी तो कभी दाढ़ी रखते नहीं। जी। अब मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो माओवादी, हो सकता है जो उनके सोल्जर्स हो वो ना रखते हो, लेकिन यहाँ पर तो हम यही जानते हैं कि माओवादी जो हैं, चाहे वो छात्र हो या उनका प्रोफेसर हो या जो भी हो, तो उनकी दो एक बड़ी वो सिग्निफिकेंट उनकी एक चीजें थी, एक था झोला और दूसरी थी दाढ़ी। सही। हाँ, ठीक है, और जीन्स और कुर्ता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो तो दाढ़ी लगे, वो पूछता है कि आखिर कब उगाई दाढ़ी उनकी। एंड फिर वो पूछते हैं
कि मरते समय उनके गार्ड्स कहां थे, मेरे पिताजी के गार्ड्स कहां थे मरते समय, और उनके टॉर्सो पर टॉर्चर के मार्क्स थे। ये जो आप ये पूछ रहे हैं कि उनके गार्ड्स कहां थे और टॉर्चर के मार्क्स कहां थे, तो क्या जो इनके विक्टिम्स हुए उनको ये इजाजत थी उनके परिवारों को ऐसे ही डिमांड्स उठाने की? रामचंद्र जो है वो एक साइंस ग्रेजुएट था और फिर उसने लॉ किया, फिर उसके बाद ही टुक टू टीचिंग, कुछ दिन के लिए टीचर बना, फिर ही जॉइंड द छत्तीसगढ़ बार, और उसका बेटा भी राजा चंद्र वो एक रिसर्चर है नलसार लॉ यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो तेलंगाना का है। उसका कहना है कि मेरे पिताजी फेक एनकाउंटर में, जैसा मैंने बताया, मारे गए हैं। जी जी जी। और एक बात बताइए सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट जो इतना बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट लेता है और इन सब चीजों में, ठीक है, एक संविधान से चलते, लेकिन ये जो माओवाद का प्रेम मैंने देखा है, और ये आज से नहीं, आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, अभी तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। हाँ, इधर तो एक जो चुप्पी है। अभी तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट था आपका, हाँ, जब वो रेड्डी। रेड्डी, वो तो बिल्कुल ही वॉज वन ऑफ देम, और इसीलिए उसको खड़ा भी किया गया। सलवा जुडूम को तो खत्म उसी ने किया था। जी जी जी। और उस समय जो पता नहीं ये सब जो मेरे साथ टेलीविजन पे आते थे आजकल, वो कुछ महिलाएं और कुछ वो पुरुष दिखते नहीं है, दिस सुंदर और उसका हस्बैंड और ये और वो। और उस समय नेपाल में भी जो था ये आपकी माओवाद अपनी चरम सीमा पर थी उस समय। तो इनफैक्ट नेपाल का एग्जाम्पल जो इनकी जो सी कॉम्पोसा, द कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ एशिया, उनकी जो मीट होती थी तो नेपाल का एग्जाम्पल दिया जाता था एज अ परफेक्ट मॉडल कि किस तरह से पावर को कैप्चर करना है। तो मेरा ये कहना है कि टेररिज्म, जब एक टेररिस्ट हु हैज डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट इंडिया, उसको उसके साथ तो युद्ध है ना सर। हम तो सही। कह रहे हैं ना कि ये थर्ड फ्रंट है। तो इस थर्ड फ्रंट में आप बताइए कि इसमें लीगल क्या और इलीगल क्या? अगर लीगल रास्ते, अगर उनको ये व्यवस्था का फायदा उठाना है तो फिर अपने वो ये बंदूक का रास्ता छोड़ दे। वो जब एक बार उन्होंने बंदूक उठा ली तो मैं माननीय अपने मिलॉट से पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल। दूसरी बात कि ये राजा चंद्र कहता है कि उसका बाप 2008 में नक्सलाइट बना, उसकी मां शांति प्रिया उसी साल गिरफ्तार हुई थी। कहता है कि मेरी उम्र उस समय 15 साल थी और मेरी बहन की उम्र 17 साल थी, और हम फिर भी इंडोक्ट्रिनेट नहीं हुए। दिस इज व्हाट ही सेज, कि हम इंडोक्ट्रिनेट नहीं हुए। लेकिन इसकी बातों से और रवैये से तो यही लगता है कि यह पूरी तरह इंडोक्ट्रिनेटेड है। यही है अर्बन नक्सल्स का असली चेहरा।